डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा है, ये हमारी वीडियो इंटरव्यू के ऊपर होने वाली है। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये कि मैंने जो मॉक इंटरव्यू किए हुए हैं उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। दूसरा ये कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा और उसका 3 मॉडल आंसर आपको बताऊँगा। आपको खुद जज करना है ये एज्यूम करके कि अगर आप इंटरव्यूअर होते तो इनमें से किस आंसर को आप ज़्यादा मार्क्स देते, ताकि आप ये समझ पाओ कि आप किस टाइप का आंसर दे सकते हो और किस टाइप का आंसर आपने इंटरव्यू में दिया है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ। पहले एक चीज़ और आप समझ लो कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब टेक्निकल एग्ज़ाम की जहाँ पे इंटरव्यू आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार इसको आप देखिए, बिलीव मी आप रिग्रेट नहीं करोगे, बहुत अच्छी चीज़ें सीख के जाओगे, ये मेरा भरोसा है। आपने सीखा कि नहीं सीखा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 डिस्कशन हम करने वाले हैं, तो पहले चलते हैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। आप सभी को पता भी है, मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि जीपीएससी के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का मैंने मॉक इंटरव्यू लिया है। जीपीएससी के कंटिन्यूसली इंटरव्यू भी आ रहे हैं। आपके डिप्टी एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का हो गया है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का आने वाला है, असिस्टेंट इंजीनियर का आने वाला है। तो कंटिन्यूसली आपके इंटरव्यू आने वाले हैं। मैंने भी मॉक इंटरव्यू किए हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के बीच में ब्रेक हो गया था, बट काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के किए हैं। अब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कई बार मैंने बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन पूछे हैं जो कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए, बट उधर से मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है। जब इंटरव्यू के लास्ट में हमने डिस्कशन किया कि ये तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन था, इसका आंसर आप क्यों सही तरीके से नहीं दे पाए, या बीच बीच में रुकना क्यों पड़ा, आपका पॉज क्यों लंबा हो गया, या चीज़ों को सही तरीके से आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए, तो बिलीव मी मैक्सिमम कैंडिडेट्स का यही जवाब था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब तो हमको पता था, बट जब हमने आंसर देना स्टार्ट किया तो कुछ चीज़ें भूल गए, फिर समझ में नहीं आया कि क्या बोले, फिर सोचने लग गए, फिर उसमें सीक्वेंस ख़राब हो गया। तो ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें से एक जो मेजर रीज़न है उसका डिस्कशन मैं मॉडल आंसर के बाद करूँगा। पहले बात करते हैं मॉडल आंसर की। सपोज़ कर लीजिए कि इंटरव्यू में मैं आपसे पूछा जाता है कि आपके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट क्या। मान लीजिए आप थर्मोडायनामिक बताते हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और थर्मोडायनामिक का एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन लेता हूँ जो मुझे लगता है जिसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को आप एक्सप्लेन करिए क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि आप जितने लोग देख रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग से भी नहीं हो, तो भी ये 12th फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, तो सबको पता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है। अब इसका आंसर सुनिए। मान लीजिए पहला कैंडिडेट जो है वो आंसर देता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज स्टेट्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स मीन एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यहाँ पे उसका आंसर ख़त्म हो जाता है। अब आपसे सवाल है कि क्या ये आंसर जनरल है या फिर स्पेसिफिक है। जनरल और स्पेसिफिक का मतलब ये कि ये जो आंसर दिया है फर्स्ट कैंडिडेट ने, क्या मैक्सिमम लोग यही आंसर देंगे या फिर इससे हट के देंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस बात से एग्री करोगे कि ये बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है या बहुत ही जनरल सा आंसर है। मैक्सिमम कैंडिडेट ये आंसर देंगे कि ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन दूसरे कैंडिडेट से पूछा जाता है, या फिर हमारा जो दूसरा मॉडल आंसर है वो क्या हो सकता है। दूसरा कैंडिडेट भी पहले वाले कैंडिडेट का जो स्टेटमेंट है उसको रिपीट करता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करता है, मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। उसमें कुछ चीज़ें वो ऐड कर देता है, लाइक mathematical relation of the first law of thermodynamic is dq is equal to du plus dw for the closed system, and for the cycle it is the cyclic integration of q is equal to cyclic integration of w, मतलब हीट, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन। और उसमें ये चीज़ और ऐड कर देता है कि फॉर द ओपन सिस्टम या फॉर द फ्लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज नथिंग बट अ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यहाँ पे वो ऐड कर देता है कि जो हीट सप्लाई है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क आउटपुट या फिर वर्क डन।
या फिर आपने जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए वो 2 सेक्शंस के लिए जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि h1 + v1² / 2g + gz + q = h2 वट एवर दैट, वो तो आप सभी लोग एक्सप्लेन कर ही पाओगे। दैट्स मीन कि जो सेकेंड वाला कैंडिडेट्स है उसने स्टेटमेंट भी बताया है और मैथमेटिकल रिलेशन भी ऐड किया है। अब आपसे पूछा जाता है कि जो सेकेंड वाला आंसर है क्या वो स्पेसिफिक है या फिर जनरल है, तो आपका जवाब होगा कि पहले वाले से थोड़ा सा स्पेसिफिक है, मतलब ये वाला जवाब पहले वाले से कम कैंडिडेट देंगे। पहले वाले तो अराउंड सभी लोग देंगे, दूसरा वाला जवाब थोड़े कम कैंडिडेट देंगे। अब मान लीजिए तीसरे कैंडिडेट से भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। अब तीसरा वाला कैंडिडेट भी जो स्टेटमेंट पहला वाले ने दिया था एनर्जी कंजर्वेशन का वो भी बताता है, जो सेकंड वाले ने आंसर दिया मैथमेटिकल रिलेशन का वो मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में भी बताता है। वो जो तीनों मैथमेटिकल रिलेशन है ओपन सिस्टम, साइकिल एंड क्लोज सिस्टम, वो बताता है। उसके बाद इसमें कुछ एडिशनली ऐड करता है कि वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दैट्स मीन कि इंटरनल एनर्जी इज डिराइव्ड बाय द या फिर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो ये भी ऐड करता है कि वी ऑल्सो एलोबरेट द फंडामेंटल ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के परपेचुअल मोशन मशीन के रिस्पेक्ट में, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट क्रिएट और वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ मशीन दैट प्रोड्यूस वर्क विदाउट एनी एक्सटर्नल एड या फिर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट व्हाट एवर दैट। तो ये जो थर्ड वाला आंसर है जिसमें उसने परपेचुअल मोशन मशीन को भी ऐड किया है, उसने इंटरनल एनर्जी को भी ऐड किया है, क्या ये जनरल है या फिर स्पेसिफिक है? तो मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग कहोगे कि ये थोड़ा बाकी दो जो मॉडल आंसर हैं उनसे ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सपोज कर लीजिए आप ही इंटरव्यूअर हो और ये जो 3 आंसर आए हैं 3 कैंडिडेट से आए हैं, तो आप इन तीनों में से किसको ज़्यादा मार्क्स दोगे? तो मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि जो थर्ड वाला कैंडिडेट है उसको देंगे। अच्छा, ये जो थर्ड वाला कैंडिडेट ने आंसर दिया है, क्या ये आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा कि बहुत बोरिंग हो जाएगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया और एक कैंडिडेट 5 मिनट तक उस पर बात कर रहा है? तो जवाब है नहीं। पहला स्टेटमेंट बताने के लिए 30 से 40 सेकेंड, दूसरा मैथमेटिकल रिलेशन बताने के लिए 20 से 30 सेकेंड, और जो थर्ड वाला बताने के लिए, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि 1.5 से 2 मिनट में वो अपना आंसर कंप्लीट कर सकता है। थर्ड वाला कैंडिडेट भी, पहला वाला कैंडिडेट विदिन 30 सेकेंड कंप्लीट कर सकता है, 30 सेकेंड बाद वो चुप हो जाएगा कि भाई मेरा वाला आंसर तो कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला 1 मिनट के अंदर चुप हो जाएगा कि हाँ मेरा वाला इतना रहा। तो ऐसा भी नहीं है कि ये आंसर बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ऐसा भी नहीं है कि जो टॉपिक पूछा गया है उससे इररिलेवेंट है, मतलब उससे हटके आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगे और आपसे कुछ पूछा गया और है और आप एकदम से उसको घुमाने लगे, ऐसा भी नहीं है। आंसर ऐसा है कि फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, चीज़ें आपने वही एक्सप्लेन किया है जो फर्स्ट लॉ डिराइव करता है, जिसके बारे में फर्स्ट लॉ बात करता है, जिसको हम फर्स्ट लॉ से समझ सकते हैं, वही चीज़ें आपने बताया है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो आंसर है ये देने के लिए आपको सोचना होगा या फिर इंस्टेंट आपसे पूछा जाता है और जैसे आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन किया है उसी फ्लो में आप आके ये आंसर दे सकते हो? तो जवाब होगा नहीं। मेरे लिए भी, मैंने ये चीज़ें प्रिपेयर किया है, इसका मतलब ये है कि मैंने भी यहाँ पे इंस्टेंट आके बताना शुरू नहीं किया है। मैंने भी इसके बारे में सोचा है कि अगर फर्स्ट लॉ पूछा जाता है तो क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो जो अच्छी भी लगें, इररिलेवेंट ना भी हो और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो। ऐसा ना हो कि मतलब 100 कैंडिडेट से पूछा गया तो 99 ने वही आंसर दिया है। अगर थोड़ा स्पेसिफिक आंसर देते हो, बाकी से आपका आंसर हटके है भी है, इररिलेवेंट भी नहीं है, रेलेवेंट भी लगता है, और कई बार इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। वो सोचता है कि यार जनरली फर्स्ट लॉ हम पूछते हैं तो लोग स्टेटमेंट बता के चुप हो जाते हैं, तो वो इम्प्रेस भी होता है कि यार इस बच्चे ने चीज़ों को ढंग से एलोबरेट किया है। तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेज होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप भी इंटरव्यूअर हो तो आप इन तीनों में से किसको ज़्यादा मार्क्स दोगे? और मैंने पहले भी कहा, मुझे अभी भी लगता है कि थर्ड वाले को हम सभी ज़्यादा मार्क्स देंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर हो वो भी इंसान है, हम आप सभी इंसान हैं। हम सभी को जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो अच्छी लगती हैं। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो कहे नहीं मैं तो फर्स्ट को ज़्यादा दूंगा, मैं सेकंड को ज़्यादा दूंगा। अगर आप उस कैटेगरी से हो तो रीज़न भी लिखना कि आप फर्स्ट वाले को ज़्यादा नंबर क्यों दोगे।
इन शॉर्ट मेरे दोनों बातों का, जो पहले बात हम कर रहे थे कि कैंडिडेट्स को पता होता है बट वो जवाब नहीं दे पाते हैं, और जो हमने मॉडल आंसर दिया, दोनों को मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो दोनों का कोरिलेशन ये है कि बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं, मतलब कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हमको पता होता है और वही चीज़ें हमसे इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं, बट फिर भी हम उसका सही या स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा नहीं कि अगर ये हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हमारा यहाँ पे जवाब क्या होगा। तो आप सोचिए, जिस सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ से जो ऑब्वियस क्वेश्चन बन सकते हैं, आप एक बार सोच के देखिए कि अगर ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया तो मैं क्या क्या जवाब दे सकता हूँ। उसका मॉडल आंसर बना के तैयार रखिए कि अगर पूछा जाएगा तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत सरप्राइजिंग है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं बट हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। हमारे पास एडवांटेज होता है कि वही चीज़ हमसे पूछा गया है जिसके बारे में हम जानते हैं, बहुत अच्छा आंसर दें, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करें, बट हम उस एडवांटेज का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। हाँ, ये भी नहीं है कि जो चीज़ आप सोच के गए हो आपसे इंटरव्यू में वही पूछा जाएगा। बिल्कुल कुछ ऐसा पूछ लिया गया जिसका मॉडल आंसर आपके पास नहीं होगा, पहले से आपने प्रिपेयर नहीं किया है कि इसके बारे में मुझे क्या बोलना है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितनी अच्छी तरीके से सोच सकते हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट जो ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं उसके मॉडल आंसर तो आपके पास होने ही चाहिए अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना है। ऐसा भी नहीं कि एकदम से जो ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम लेते ही लोग पूछ लेते हैं, उसका भी आंसर हमें इन जनरल पता है। देखो, इन जनरल तो हर चीज़ें पता है, जैसे पहला वाला आंसर था। तो इन जनरल और स्पेसिफिक आंसर दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप कोशिश करें कि इंटरव्यू के लिए कुछ स्पेसिफिक आंसर प्रिपेयर करके रखें जिस सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लो और ऐसा लगता है कि कैंडिडेट के सामने एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये तो बहुत आसान सी चीज़ें, अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, उनके पास वर्ड ही नहीं मिल रहा है। अब मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नाम लेके अगर बताऊँगा कि ये चीज़ पूछा गया था और कैंडिडेट के सामने वैक्यूम आ गया था, तो जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ है अगर वो देखेंगे तो उस चीज़ को कोरिलेट करने लगेंगे, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट बहुत बार मैंने ऐसे देखा कि बहुत ऑब्वियस, बहुत तुच्छ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए और कैंडिडेट एकदम से चुप हो गए कि अब इसमें क्या बोलें, जानते तो हैं कि ये क्या होता है बट इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, क्या वर्ड लाने हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट क्या बोलना है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या बोलना है, ये भूल जाते हैं वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, मॉडल आंसर बनाना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं करोगे इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करना मुश्किल है और बहुत आसान है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो होप सो कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, सीखा है, यहाँ तक आए हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। बाकी शेयर सब्सक्राइब तो ना भी करोगे तो चलेगा क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये चैनल पसंद है, नहीं पसंद है, कंटेंट पसंद है, नहीं पसंद है। बट ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।